हेलो फ्रेंड्स, चढ़ाके एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज हम दक्षिण भारत शुरू करेंगे। उत्तर भारत समाप्त हो चुका है, उसमें छिटफुट एक दो वीडियो और बची हुई हैं, उसको हम डालेंगे ये दक्षिण भारत पढ़ाने के बाद। तो आज शुरू करते हैं हम दक्षिण भारत का इतिहास। इस समय जानते हैं कि लॉकडाउन के काल में लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, तो परेशानियों से भागना आसान होता है। परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। तो आज हम उसी दौर से गुजर रहे हैं। आपके इस पीरियड में मैं वीडियो के माध्यम से संपर्क बनाए हुआ हूं और देख रहे हैं कि प्रत्येक वीडियो के पीछे एक टेस्ट पेपर जा रहा है, और वो टेस्ट पेपर आप लोगों को ऑनलाइन एक प्रकार का टेस्ट है, लेकिन काफी लोग उससे वंचित हो जा रहे हैं। अब कारण कुछ भी रहा हो, या तो इसमें भाग लेना नहीं चाहते हैं, या उनकी नेटवर्किंग काम ना कर रही हो। जो भी हो, हम पढ़ते हैं आज दक्षिण भारत का इतिहास। संगम काल। संगम ध्यान देंगे कि संगम का अर्थ संघ फेडरेशन या परिषद होता है। संगम का अर्थ संघ या परिषद होता है। वास्तव में संगम है क्या, संघ है क्या? तो संगम ये तमिल कवयित्रियों, आचार्यों, ज्योतिषियों और विद्वानों का एक संघ है। मीन्स प्राचीन काल में दक्षिण भारत में संगम काल का उल्लेख मिलता है। वास्तव में यह तमिल कवयित्रियों, आचार्यों, ज्योतिषियों और विद्वानों का एक संघ था। हमें दक्षिण भारत के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी इन्हीं संगमों में आयोजित कुछ साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि यह संगम का आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण हुआ था। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ, और इसी में संकलित साहित्य को संगम साहित्य की संज्ञा दी जाती है। और इन्हीं साहित्यों से दक्षिण भारत के प्रारंभिक इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ। इसमें 3 राजवंशों का उल्लेख है, चोल, चेर और पांड्य। पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ, लेकिन इसमें चेर शासकों का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। पांड्य राजाओं के संरक्षण हुआ, लेकिन सर्वाधिक उल्लेख किसका है? चेर राजाओं का है। इसका मान्य काल इतिहासकारों ने अपने मतानुसार दिया है, लेकिन इतिहासकार एन.के. शास्त्री ने इसका काल ईसा की प्रथम सदी, यानी कि ये प्रथम सदी से लेकर 250 एडी तक इसका मान्य काल है। इन 3 संगमों में कहा गया है कि 9,950 वर्ष लगे। 598 कवियों ने इनको भाग लिया, और 197 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया था। हम पढ़ेंगे कि 3 संगम का आयोजन कब, कहां और उसके अध्यक्ष क्या थे और उसमें कार्य किया गया है। तो पहला ध्यान रखेंगे,
ये 3 राजवंशों का उल्लेख हुआ है। तो 3 राजवंशों में है चोल, चेर और पांड्य। इनका ये डायनेस्टिक सिंबल है, राज चिन्ह है। चोलों का जो राज चिन्ह है वो टाइगर है, व्याघ्र। चेरों का धनुष, बो, और पांड्यों का ताजे जल की मछली कॉक है। इसी प्रकार इनकी राजधानियां रही है। चोलों की राजधानी पुहार, चेरों की बंज या करेयूर, और पांड्य की मदुरा। ध्यान रखेंगे ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ये फ्रेमिंग आपके लिए है कि इसको पढ़कर आप नोट करें, और जो प्रश्न पूछे गए हैं मात्र इतने से ही पूछे गए हैं। ये फ्रेमिंग आपके लिए हुई है, और आप पढ़ते समय इसको फ्रेमिंग अवश्य करें कि चोल शासकों का डायनेस्टिक सिंबल क्या था, टाइगर। चेरों का धनुष, पांड्यों का मछली, ताजे जल की मछली कार्प। इनकी राजधानियां रही हैं चोलों की पुहार, चेरों की बंज या करेयूर, पांड्यों की मदुरा। अब पढ़ते हैं कि इन राजवंशों में कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। जैसे चोल शासकों में नाम आता है, उल्लेख आता है करिकाल। संभव हो तो उसका पैर जल गया था, इसलिए उसका नाम करिकाल पड़ा हुआ है। ध्यान रखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने एक बंदरगाह नगर पुहार की स्थापना की और उसे अपना राजधानी बनाया था, जो वर्तमान में कावेरीपत्तनम है। कहा जाता है कि अब बहुत ही ये दक्षिण की भूमि बहुत ही उपजाऊपन थी। जहां एक हाथी बैठता है वहां उतनी जमीन पर 7 मनुष्यों का, 7 देवियों का भोजन प्राप्त हो जाता है। इतनी उपजाऊपन की जमीन थी। उसी तरह चेरों का प्रमुख शासक सेनगुटवन था। सेनगुटवन ने कण की पूजा शुरू की थी। ध्यान रखेंगे कि सेनगुटवन, चेरों का महत्वपूर्ण शासक सेनगुटवन ने कण की पूजा अर्थात पत्नी पूजा शुरू की थी। और महान कवि पर्णर ने कविताओं के माध्यम से सेनगुटवन की बहुत प्रशंसा की है। उसी तरह पांड्यों का महत्वपूर्ण शासक नेंदुजेरियन थे। कहा गया है कि इन्होंने तलेयानम के युद्ध में 5 राजाओं के एक संघ को हराया था और इन्होंने समुद्र पूजा शुरू की। जिस तरह सेनगुटवन ने कण की पूजा शुरू किया था, उसी तरह सेनगुटवन ने, नेंदुजेरियन ने समुद्र पूजा शुरू किया। अब देखेंगे जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे आते हैं कि 3 संगम कहां हुए थे। तो प्रथम संगम मदुरा पांड्य की राजधानी मदुरा में बैगे नदी के तट पर, और इसकी अध्यक्षता अगस्त ने किया था। अगस्त को पांड्यों का कुलगुरु कहा जाता है, तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है, और इन्होंने ही उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार किया था। ध्यान रखेंगे कि ये कुलगुरु भी थे पांड्यों के, इन्हें तमिल साहित्य का जनक भी कहा जाता है, और दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति को प्रसार करने का श्रेय अगस्त को ही है। लेकिन इस संगम में, प्रथम संगम में कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। दूसरा संगम का आयोजन कपाटपुरम में हुआ था। कपाटपुरा में इसके प्रारंभिक अध्यक्ष अगस्त और बाद में तोलकापियर थे। यानी कि इसमें 2 अध्यक्ष थे। इसमें एक ग्रंथ तोलकापियम, द्वितीय संगम में तोलकापियम ग्रंथ मिला था। इसे तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ही नहीं बल्कि काव्य शास्त्र भी कहा गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तमिल साहित्य का प्राचीनतम व्याकरण क्या है? वो है तोलकापियम। तीसरा संगम का आयोजन मदुरै में हुआ, जिसे दक्षिण की मथुरा कहा जाता है, और
इसकी अध्यक्षता नकीरर ने किया था। और जो भी संगम साहित्य में ग्रंथ पाए गए हैं या महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, वह इसी तीसरे संगम में आयोजित हुआ था। उसी में सारे संगम का संकलन हुआ था। इसमें एक महत्वपूर्ण है तिरुकुरल। तिरुकुरल को कुरल भी कहा जाता है। यह तिरुवल्लुवर की पुस्तक है, तिरुवल्लुवर की रचना है और इसे तमिल साहित्य का बाइबिल या लघु वेद कहा गया है। ध्यान रखेंगे कि तीसरे संगम का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था कुरल, जिसे संगम साहित्य का बाइबिल या लघु वेद कहा गया। इसी प्रकार अन्य ग्रंथ मिले, जैसे एतुतोकय ये 8 कविताओं का संग्रह है, पथुपातु 10 कविताओं का संग्रह है और पदिन किलकणु यह 18 कविताओं का एक संग्रह है। लेकिन इसी या तमिल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो पूछा जाता है वो है शिल्पाधिकरम और मणिमेखलय। ध्यान रखेंगे, इसके अलावा जीवक चिंतामणि भी है। तो शिल्पाधिकरम मणिमेखलय को युगल काव्य कहा गया है। ये इलियड की रचना से इनकी तुलना की जाती है। तो शिल्पाधिकरम और मणिमेखले को युगल काव्य कहने के पीछे एक कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखेंगे कि शिल्पाधिकरम की रचना इलंगो अधिगल ने किया था। कई बार प्रश्न पूछा गया है, जो सेनगुट्टवन का भाई था। और मणिमेखले की रचना शीतलय सतनार ने किया था, जो मदुरा का एक बौद्ध व्यापारी था। ध्यान रखेंगे कि शिल्पाधिकरम में एक कहानी आती है। शिल्पाधिकरम की एक कहानी है कि कोलन नामक व्यापारी था, उसकी पत्नी का नाम कणगी था और एक नर्तकी माधवी थी। कहा जाता है कि कोलन एक बड़ा व्यापारी था। वह माधवी, नर्तकी माधवी के प्रेम फांस में फंस गया था। कणगी को इग्नोर कर रहा था। लेकिन कोलन जब निर्धन हो गया, गरीब हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा, तो अपनी पत्नी कणगी के साथ दूसरे देश को निकल चला। मीन्स अपना घर छोड़कर, गरीबी अवस्था में उसके पास कुछ भी नहीं था, तो पत्नी कणगी ने एक अपना पाजेब दिया था बेचने को। कोलन उस पाजेब को लेकर मार्केट में गया तो दुकानदारों के माध्यम से उस पाजेब को राजा के पास भेज दिया गया, क्योंकि सुनार ने कहा कि इस तरह रानी का है। इसी प्रकार के रानी के पास भी हम बनाए हुए थे, चोरी करके लाया है। अंततः आप जानते हैं कि राजा ने इसको सजा दी थी। कोलन को हत्या कर दी गई और जब कणगी गई राजदरबार में अपना दूसरा पाजेब पेश की तो राजा को अफसोस हुआ था। तो ऐसी स्थिति में कणगी अपने शरीर के जो मांस है इनको तोड़कर चीरकर एक गांव पर फेंकने लगी और गांव धू-धू करके जलने लगे थे। और इसी के परिवेश में इनकी कणगी की सतीत्व की देवी के रूप में स्थापित हुई और इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में, इन्हीं की स्मृति में ये पत्नी पूजा सेनगुट्टवन ने शुरू किया था। और नर्तकी माधवी, ध्यान रखेंगे कि मणिमेखलय ये कोलन और नर्तकी माधवी के सहयोग से, उनके संबंधों से एक लड़की पैदा हुई थी जिनका नाम था मणिमेखलय। मणिमेखलय मदुरा के बारे में लिखा था। आगे चलते हैं। जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि तिरुत्तक देवर की रचना है, जो एक जैन भिक्षुक था। ध्यान रखेंगे कि
ये तमिल भूमि को, ये तमिल भूमि यानी कि तमिल के कवियों ने तमिल भूमि को 5 कोटियों में डिवाइड किया है। वो है कुरिंजी, पालय, मूलय, नरुदम और नीदल। कुरिंजी पर्वतीय क्षेत्र था, पालय शुष्क भूमि थी, मूलय जंगल या चारागाह को करते थे, नरुदम कृषि भूमि थी और नीदल समुद्र तटीय क्षेत्र था। इसी प्रकार विभिन्न वर्गों के देवता हुआ करते थे। एनियर जिनको हम शिकारी कहते हैं, इनके देवता मरुवन या कुकुट थे। इतायर चरवाहा थे, जिनके देवता तिरुमल थे। बेलाल कृषक थे, जिनके देवता इंद्र थे। बेलीगर व्यापारी थे और परतवर मछुआरे को कहा गया है। ये विभिन्न वर्ग हैं। थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इनके बाद क्या हुआ। तो संगम काल के बाद का इतिहास अस्पष्ट है। सुदूर दक्षिण में संगम काल के बाद इतिहास अस्पष्ट हो जाता है। संभवतः इनके बाद यहाँ पर बौद्ध मतानुयायी कलभरों का शासन रहा। लगभग कलभर काल 3री से ये 5वीं सदी तक चला था। इन्हें दुष्ट राजा बताया गया है क्योंकि कलभरों ने ब्रह्मदेय यानी कि जो ब्राह्मणों को जमीन दान की दी गई थी, ब्रह्मदेय अधिकारों को समाप्त कर दिया। चेल, चोर, चेर और पांड राजाओं को बंदी बना लिया था। ध्यान रखेंगे कि 6वीं शताब्दी के मध्य से दक्कन और दक्षिण भारत की राजनीति में 3 शक्तियों का उदय हुआ। वो थे चालुक्य, पल्लव और पांड्य। 6वीं से 8वीं सदी तक प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य आकर्षण का केंद्र चालुक्य थे, पल्लव थे और ये किष्णा और तुंगभद्रा के द्वार पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे थे। बाद में यही दक्षिण भारत की प्राकृतिक सीमा विजयनगर और बहमनी की झगड़े का कारण बनी। तब तक के लिए धन्यवाद।